जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर है हमारा 15। चैप्टर चल रहा था चैप्टर 3। इसमें कल हमने स्टडी किया था। चैप्टर 3 हमारा किससे रिलेट करता है? एविडेंस से। इसमें दो चीजें डिस्कस हुई हैं, एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और दूसरा ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा, एविडेंस और प्रोसीजर ये दोनों एक ही चैप्टर में क्यों है भला? क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। प्रोसीजर परफॉर्म करने से ही एविडेंस मिलता है, प्रोसीजर परफॉर्म करने से ही एविडेंस मिलता है, और एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होगा तभी रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगी। अगर एविडेंस सफिशिएंट या एप्रोप्रिएट नहीं है तो रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल सकती। तो कल के लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि एविडेंस क्या होता है, और हमने स्टडी किया था कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट का क्या मतलब है। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम क्या था? सफिशिएंसी के फैक्टर्स, वो आपको क्लियर है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और चीज अहम क्या थी? रिलायबिलिटी के पॉइंट्स, वो आपको क्लियर है? और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज अहम नहीं थी, जो वो थी रेलिवेंस। लेकिन रेलिवेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली बहुत अहम है। आगे चल के हमने बहुत से कंसेप्ट इस रेलिवेंस के पॉइंट के ऊपर बेस कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट्स थे रेलिवेंस के। एक तो ये था, अगर आप इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे, वो रेलिवेंट होंगे। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करना चाहते हैं, टेस्टिंग, सब ये तो सिंपल है ना, इसको तो साइड पे कर दें। जो पहले वाले 2 पॉइंट्स थे रेलिवेंस में अहम, कंसेप्चुअली सबसे अहम, वो थे अकरेंस और कंप्लीटनेस। अकरेंस और कंप्लीटनेस। तो जरा मुझे ये बताइए कि क्या आपको क्लियर है अकरेंस और कंप्लीटनेस में क्या फर्क है? ठीक है, चलिए मैं जरा अपनी तसल्ली के लिए इसको रिवाइज करना चाहता हूं। हमारे पास बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में बहुत से एरियाज होते हैं। हमने जब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज सिंगल आइटम वेरीफाई नहीं होती कभी, हमें उसका हर एरिया को अलग अलग वेरीफाई करना पड़ेगा। जब सारे एरियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वेरीफाई हो जाएंगे, इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई हो गई। एग्रीड? जब सारे एरियाज वेरीफाइड हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्रीड। अच्छा, अब हर एरिया को वेरीफाई करना है। जैसे कोई एरिया बता दीजिए, सेल्स है, परचेजेस है, सैलरीज है, एसेट्स वगैरह है, कोई भी एरिया होगा। जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल वेरीफाई नहीं होती, उसके डिफरेंट आइटम्स है, लाइन आइटम, उसमें क्लासिफाई करके हर लाइन आइटम को अलग-अलग वेरीफाई करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई होती। उसी तरह हर लाइन आइटम भी एज सिंगल आइटम वेरीफाई नहीं होती। प्रैक्टिकली जब आप सेल्स को वेरीफाई करने के लिए जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक प्रोसीजर है जिससे सारी सेल्स वेरीफाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सेल्स को डिफरेंट सब कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। यानी एक सेल्स को वेरीफाई करने के लिए आपको 6 चीजें वेरीफाई करना पड़ती हैं। सेल्स को अलग अलग एंगल से वेरीफाई करना पड़ता है। इन 6 चीजों को, इन सब कंपोनेंट्स को हम कहते हैं असर्शंस। असर्शन, तो इसका मतलब है सम ऑफ असर्शंस इज इक्वल टू एरिया, और सम ऑफ एरियाज इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इक्वेशन समझ आई कि नहीं आई? इसको लिख लीजिए। ये हाइब्रिड वाले भी लिख लें, ये ऑनलाइन वाले भी लिख लें। क्या लिख लें? सम ऑफ असर्शंस इज इक्वल टू एरिया, और सम ऑफ एरिया इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको असर्शन लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। हर एरिया की 6 असर्शंस हैं, उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। 6 असर्शन को वेरीफाई किया, एरिया वेरीफाइड। हर एरिया को वेरीफाई कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाइड। क्लियर है? अच्छा, एरिया जो डिफरेंट असर्शंस को वेरीफाई करना है ना, तो उसमें डिफरेंट असर्शन, हर असर्शन किसी खास चीज को चेक कर रही होती है, हर असर्शन किसी खास चीज से रिलेट कर रही होती है, और ये असर्शंस में फर्क समझना ही कामयाबी है इस कंसेप्ट में। असर्शन में फर्क क्या है? जैसे, और यही रेलिवेंस में बता रहा है कि रेलिवेंस का कंसेप्ट क्या बता रहा है कि आपका प्रोसीजर एक असर्शन के लिए डिफरेंट होगा, दूसरी असर्शन को वेरीफाई करने जा रहे हैं तो प्रोसीजर डिफरेंट होगा। ठीक है, एक असर्शन आपको क्या करना, आपको जो प्रोसीजर परफॉर्म करना है वो असर्शन के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। आपका रेलिवेंस में क्या सबक सिखा रहा है? रेलिवेंस में सारी बातें छोड़ दे, 4 बातें लिखी है ना, सारी बातें छोड़ दे, सिर्फ एक बात समझ ले, रेलिवेंस समझ आ जाएगा। क्या? कि आपने जो प्रोसीजर परफॉर्म करना है और जो असर्शंस हैं उनमें लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। प्रोसीजर असर्शन से रेलिवेंट होना चाहिए, असर्शन प्रोसीजर से रेलिवेंट होना चाहिए। ये नहीं असर्शन को और वेरीफाई कर रहे हैं, प्रोसीजर की ओर परफॉर्म कर रहे हैं।
इसी कंसेप्ट को उसने 2-3 एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जांपल जो लिखी हुई है याद करना लाजमी नहीं है, समझना लाजमी है। जैसे एक एसेट्स के केस में, टेंजिबल एसेट्स के केस में एक असर्शन है एग्जिस्टेंस, एक है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो एसेट्स बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं फिजिकली भी एग्जिस्ट होने चाहिए। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, जो भी बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी आ रही है क्लाइंट की होनी चाहिए, या क्लाइंट का राइट होना चाहिए लीगल, या क्लाइंट की लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए जो भी बैलेंस शीट में आइटम आ रही है। क्या हमें एसेट्स में एग्जिस्टेंस को चेक करना चाहिए कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को? शाबाश, दोनों को। लेकिन दोनों के लिए प्रोसीजर डिफरेंट होंगे। अब आपने जो असर्शन है, जो मकसद है, आपका प्रोसीजर रेलिवेंस होनी चाहिए दोनों में। यही अहम कंसेप्ट है। जैसे अगर मैं एग्जिस्टेंस चेक करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? डॉक्यूमेंट चेक करूं? नहीं, फिजिकली चेक करूं। अगर मैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक करना चाहता हूं, फिजिकली चेक करूं क्या? डॉक्यूमेंट चेक करूं। इसी तरह सेल्स है, कोई भी इनकम या एक्सपेंस है। सेल्स तो हम समझने के लिए एग्जांपल, कोई भी इनकम या एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल से ना वो अंडरस्टेट होना चाहिए ना ओवरस्टेट। अच्छा, अंडरस्टेट और ओवरस्टेट ये जनरल टर्म्स हैं, जनरल टर्म्स है। हमारे ऑडिट में हम अंडरस्टेटमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं कंप्लीटनेस, कि देयर शुड बी नो अंडरस्टेटमेंट इज इक्वल टू देयर शुड बी कंप्लीटनेस। देयर शुड बी नो अंडरस्टेटमेंट इज इक्वल टू देयर शुड बी कंप्लीटनेस। ये लिख लें तो बेहतर है। देयर शुड बी नो अंडरस्टेटमेंट इज इक्वल टू देयर शुड बी कंप्लीटनेस, और देयर शुड बी नो ओवरस्टेटमेंट इज इक्वल टू देयर शुड बी अकरेंस, यानी ट्रांजैक्शन वाकई अकर हुई हो। ठीक है। अब मुझे बताइए, सेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं, आपके सीनियर ने कहा सेल्स को वेरीफाई करो, आपने कहा सर हमने अपने ऑडिट में पढ़ा था रिस्क असेसमेंट करनी है, उसके बाद प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। नो डाउट सेल्स की 6 असर्शन है, हम 6 की 6 असर्शन को वेरीफाई करेंगे, मैं करूंगा। लेकिन मुझे यह बताइए सारी की सारी असर्शन पे एक जैसे प्रोसीजर परफॉर्म करूं, या जिस असर्शन पे रिस्क ज्यादा है, जहां पे रिस्क वहां पे ज्यादा प्रोसीजर, जहां पे कम रिस्क वहां पे कम प्रोसीजर ज्यादा। अच्छा, मुझे अब सोच के बताइए। अब मैं ना बेसिक कंसेप्ट को टेक्निकल में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। आपके सीनियर, टेक्निकल लैंग्वेज यूज करूंगा, आपके सीनियर ने कहा भाई सुनो, सेल्स में ये रिस्क नहीं होता कि क्लाइंट ने सेल कम रिकॉर्ड की होगी, सेल्स में ये रिस्क होता है क्लाइंट ने सेल ज्यादा रिकॉर्ड की होगी। क्लाइंट ने सेल्स में रिस्क है ओवर स्टेटमेंट का। तो आप कौन सी असर्शन चेक करो? ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है कौन सी है? यानी चेक करो देयर शुड बी नो ओवर स्टेटमेंट, यानी चेक करो देयर शुड बी अकरेंस। यानी अकरेंस का मतलब जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं जेन्युइन है, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं एक्चुअली अकर हुई है, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं एक्चुअली अकर हुई है। भाई फर्क समझ आ रहा है? जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है एक्चुअली अकर हुई है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा एक्चुअली अकर हुई है कि नहीं? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से। यानी अगर हम देखना चाहते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं वो एक्चुअली अकर हुई, क्योंकि देखिए अगर ओवर स्टेटमेंट है तो इसका मतलब है सेल्स में ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे, गुड डिस्पैच नोट कम होंगे, गुड डिस्पैच नोट कम। तो हमने सैंपल कहां से उठाना है? सैंपल कहां से? टी काउंट से। और कंपेयर किसके साथ करना है? गुड डिस्पैच नोट। यानी समझ लीजिए कि पॉइंट बी से ए की तरफ आ रहे हैं, पॉइंट बी से ए की तरफ आ रहे हैं। अकरेंस के लिए बी से ए की तरफ सैंपल कहां से उठा रहे हैं? टी काउंट से। और फिर कंपेयर किससे करें? गुड डिस्पैच नोट के साथ। क्लियर? यह है अकरेंस। इसका मतलब मुझे ये बताइए, अगर कोई क्लाइंट ने फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, अगर कोई ऐसी सेल रिकॉर्ड की है जिसके गुड डिस्पैच नोट ही नहीं है, हवाई सेल है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। क्या ये रेलिवेंट प्रोसीजर है? अब मुझे बताइए, क्या अकरेंस ऑफ सेल्स को वेरीफाई करने के लिए ये रेलिवेंट प्रोसीजर है कि सैंपल उठाया चाहे सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम सेल्स अकाउंट एंड कंपेयर विद जीडीएन? क्या रेलिवेंट प्रोसीजर है? असर्शन या मकसद क्या है? अकरेंस ऑफ सेल्स। असर्शन या मकसद क्या है? अकरेंस ऑफ सेल्स। क्या रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है? सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम सेल्स कंपेयर विद गुड डिस्पैच नोट। रेलिवेंट है?
हमने कर लिया, सीनियर खुश हुआ। फिर सीनियर ने कहा, सीनियर जब खुश होता है ना हमारे काम से तो वो हमें और काम दे देता है। उसने कहा परचेजेस को भी वेरीफाई करो। हमने कहा सर परचेजेस में तो 6 assertions हैं, 6 की 6 वेरीफाई करेंगे, लेकिन हमें सीखा है हमने कि हर जगह पे एक जैसे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने। जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे ज्यादा प्रोसीजर, जहां पे रिस्क कम वहां पे कम। तो मुझे बताइए परचेजेस में कौन सी assertion ज्यादा अहम है, ज्यादा रिस्की है? तो क्लाइंट, तो सीनियर ने कहा भाई सुनो, सेल्स में रिस्क था कि क्लाइंट ने ओवरस्टेट ना किया हो, परचेजेस में रिस्क अंडरस्टेट ना किया हो, क्योंकि सेल्स ओवरस्टेट करने से प्रॉफिट बढ़ता है, परचेजेस अंडरस्टेट करने से प्रॉफिट। परचेजेस में रिस्क है अंडर। अच्छा आप मुझे बताइए, अंडरस्टेटमेंट तो जनरल कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है ना, ऑडिट की लैंग्वेज में देयर शुड बी नो अंडरस्टेटमेंट इज इक्वल टू, आगे शाबाश, ये मुझे खुशी हुई। नो अंडरस्टेटमेंट इज इक्वल टू कंप्लीटनेस, नो अंडरस्टेटमेंट इज इक्वल टू, लिख लो, नो अंडरस्टेटमेंट कंप्लीटनेस। तो इसका मतलब है सेल्स में हमारे लिए जो रिस्क, ज्यादा रिस्की दर्शन थी वो थी अक्रंस, और परचेजेस में ज्यादा रिस्की दर्शन कंप्लीटनेस। शाबाश, फर्क समझ आ रहा है? अच्छा अब मुझे बताइए, अब ये जो हाइब्रिड क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं इनको जरा माइक दीजिए, ये मुझे बताएंगे भाई सोच के, जल्दी नहीं है मुझे, सोच के मुझे बताइए कि कंप्लीटनेस ऑफ परचेजेस के लिए रेलिवेंट प्रोसीजर क्या होगा? कंप्लीटनेस ऑफ परचेजेस के लिए रेलिवेंट प्रोसीजर क्या होगा? कोई स्टूडेंट बता दे, कोई स्टूडेंट बता दे। शाबाश, हिम्मत की भाई ने, शाबाश जी। देखे किसको कंपेयर करेंगे? टी, उन्होंने कहा टी काउंट में से सैंपल सेलेक्ट करके गुड रिसीव्ड नोट के साथ कंपेयर। ये प्रोसीजर तो अक्रंस ऑफ परचेजेस के लिए रेलिवेंट, यही स्टैंडर्ड ने सिखाया था कि आपका प्रोसीजर और असर्शन रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर रेलिवेंट नहीं होंगे ना तो आप 10,000 प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, उनका कोई फायदा नहीं है। सफिशिएंट तो होंगे आपके प्रोसीजर बहुत, लेकिन रेलिवेंट नहीं है तो कोई। मुझे बताइए अगर इसमें तो जो ऑलरेडी उसने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी हुई है वही आप चेक कर रहे हैं, अगर आप परचेजेस अकाउंट में से सैंपल उठा दें, भाई हमने, हमारा मकसद है वो ट्रांजैक्शन ढूंढना, इसको बंद कर दीजिए, हमारा मकसद है वो ट्रांजैक्शन ढूंढना जो कि रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अगर आप रिकॉर्डेड अमाउंट्स में से सैंपल उठाएंगे टी अकाउंट में से, तो उसमें तो ऑलरेडी वो हैं जो रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो इसमें रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है? सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम GRN गुड रिसीव्ड नोट एंड कंपेयर विद टी अकाउंट परचेजेस अकाउंट। जो GRN की ट्रांजैक्शन परचेजेस में रिकॉर्ड हो चुकी है इसका मतलब वो ठीक है, और जो रिकॉर्ड नहीं हुई वो हमारी मिस स्टेटमेंट है, वो हमारी मिस स्टेटमेंट। भाई ये समझ आया? असर्शन के लिए अब एग्री करते हैं, असर्शन के लिहाज से प्रोसीजर चेंज हो जाता है। पॉइंट ए से GRN से रिकॉर्डेड अमाउंट बी की तरफ जाएं, वो कोई और प्रोसीजर है, वो असर्शन भी कोई और वेरीफाई करता है, और पॉइंट बी से ए की तरफ आए वो कोई और प्रोसीजर है, असर्शन भी कोई और वेरीफाई करता है। क्लियर हुआ? आखिरी। अच्छा अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया ना तो फिर अगले कंसेप्ट की तरफ चलूंगा, वरना फिर इसका मतलब है, अच्छा ना बताया फिर भी अगले कंसेप्ट की तरफ ही चलूंगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आपको समझ कुछ नहीं आया, मैं बस आगे भागम भाग कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने सही जवाब दे दिया इसका मतलब है आपको समझ आ रहा है और हम समझ के चल रहे हैं। मेरे सीनियर ने मुझे कहा भाई परचेजिंग में भी तुमने अच्छा काम किया है, अब सेल में भी, अब इन्वेंट्री में आ जाओ। ये है आपके पास बैलेंस शीट में क्लाइंट ने 50 लाख इन्वेंट्री शो करवाई है, ये इसकी लिस्ट है 50 लाख की इन्वेंट, ये है लिस्ट कि कौन कौन सी आइटम्स हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, इन्वेंट्री लिस्ट। और नीचे गोदाम में सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, गोदाम में सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। आपने गोदाम में से, प्रोसीजर मैं बता रहा हूं, दर्शन आप बताएंगे, आपने गोदाम में जाके जो वहां पे इन्वेंट्री आइटम मौजूद हैं उनको सेलेक्ट करना है और देखना है लिस्ट में वो आइटम आ रही है कि नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिजिकली मौजूद है लेकिन लिस्ट में वो शामिल नहीं है। चेक करो कि जितनी भी इन्वेंट्री गोदाम में पड़ी हुई है सारी की सारी लिस्ट में आ रही है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है अकरेंस, कितनों का ख्याल है कंप्लीटनेस? ये है कंप्लीटनेस।
कि हम देख रहे हैं रिकॉर्डेड, देखिए रिकॉर्डेड अमाउंट कौन सी है, चेक है, सोचे यहाँ पे रिकॉर्डेड अमाउंट कौन सी है, जो बैलेंस शीट में अमाउंट आ रही है, जो हमारे पास इन्वेंट्री शीट बनी हुई है वो। तो हम अगर फिजिकली आइटम्स उठा के देख रहे हैं कि वो लिस्ट में मौजूद है कि नहीं, तो हम चेक कर रहे हैं लिस्ट कंप्लीट है कि नहीं है, लिस्ट कंप्लीट है कि नहीं। अगर वहां पे मौजूद नहीं हुई, अगर वहां पे फिजिकली मौजूद है लेकिन लिस्ट में एंट्री नहीं हुई, इसका मतलब क्या है कि हमारी लिस्ट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट एसेट्स लिस्ट में शामिल नहीं है। शाबाश, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने ठीक जवाब दे दिया। भाई ये समझ है आपका अक्रंस और कंप्लीटनेस का। चलिए अच्छा, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछना जी। हाँ शाबाश शाबाश। इनका क्वेश्चन ये है कि सर आपने पढ़ाया कि ऑडिटर ऑडिट के दौरान में आउटसाइड द एंटिटी यानी थर्ड पार्टी से भी एविडेंस कलेक्ट करता है, जिसकी एक बड़ी एग्जांपल है कंफर्मेशन लेटर। तो ये तो क्लाइंट के बारे में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो थर्ड पार्टी हमें क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियल मैटर्स के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन दे देती है। जैसे अगर आप घर में अपने भाई के बैंक अकाउंट के बारे में बैंक से कहना मुझे बता दे, वो नहीं बताएगा, तो फिर ऑडिटर जब क्लाइंट के बारे में पूछता है तो बैंक कैसे बता देता है, वो ऐसे बता देता है कि हम क्लाइंट से परमिशन लेते हैं, क्लाइंट की ऑथोराइजेशन होती है, क्लाइंट बैंक को कहता है कि ऑडिटर को जवाब दे दो जो ये पूछ रहा है। तो बैंक या लॉयर्स या थर्ड पार्टी जो भी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करते थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ऑडिटर चूंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर है इसीलिए मैनेजमेंट ऑथोराइज करती है अपनी पार्टीज को कि ऑडिटर जो कुछ पूछे इसको बता दो। चलिए इसलिए वो हमें बता देते हैं। तो आगे चल के हम कंफर्मेशन लेटर जब स्टडी करेंगे उसमें आप सीखेंगे कि मैनेजमेंट से ऑथोराइजेशन हम जरूर लेते हैं, मैनेजमेंट के ऑथोराइजेशन के साथ लेटर सेंड करेंगे जवाब आएगा, मैनेजमेट के ऑथोराइजेशन के बगैर लेटर सेंड करेंगे जवाब नहीं आएगा। क्या ये कंप्लीटनेस और असर्शन अकरेंस भी असर्शन है? क्या ये कंप्लीटनेस और अकरेंस भी असर्शन हैं? यस ये भी असर्शन है, ये भी असर्शन जी जी जी। रिकॉर्डेड अमाउंट से स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएं, यानी टी अकाउंट से सैंपल उठा के स्पोर्टिंग रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएं तो अकरेंस की असर्शन वेरीफाई होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, हमने ये जो प्रोसीजर मैंने बताया इसमें स्टॉक शीट से सैंपल उठा के फिजिकली नहीं देख रहे थे, ना 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 ना, फिजिकल सैंपल उठा के देख रहे थे स्टॉक शीट में है कि नहीं। ठीक है, यानी इसे हम कहते हैं आउटसाइड द काउंटिंग रिकॉर्ड। ये जो हमारा जनरल लेजर ट्रायल होता है ना इनकम स्टेटमेंट, ये हमारे काउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर आप टी काउंट्स यानी काउंटिंग रिकॉर्ड में से सैंपल उठाएं और देखें कि आउटसाइड द काउंटिंग रिकॉर्ड यानी स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद है कि नहीं, तो ये अकरेंस है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। रिकॉर्डेड अमाउंट से आउटसाइड डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाना, काउंटिंग रिकॉर्ड से बाहर की डॉक्यूमेंट्स या चीजों की तरफ जाना, ये अकरेंस है। लेकिन अगर बाहर की चीजों से काउंटिंग रिकॉर्ड से बाहर स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वहां से सैंपल उठा के देखना रिकॉर्ड में एंट्री हुई है कि नहीं, ये कंप्लीटनेस है। ठीक है, आप जब कभी असर्शन में फर्क सीखे ना, कंप्लीटनेस की असर्शन पहले सीखें। ये समझना आसान है। इसका मतलब यह है कि सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई कि नहीं हो गई, और अकरेंस का मतलब क्या है कि जो रिकॉर्ड हुई है वो एक्चुअली अगर हुई है कि नहीं। ठीक है जी जी। और क्या जी जी। अच्छा, उन्होंने कहा सर आप रिकॉर्डेड, आप दो काम कर रहे हैं, या तो आप रिकॉर्डेड अमाउंट में से सैंपल उठा के स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, या स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट से सैंपल उठा के रिकॉर्डेड अमाउंट टी अकाउंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों गलत हो, ऐसा भी तो हो सकता। हाँ, तो याद रखिए कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए अभी मैंने आपको सिर्फ 2 असर्शन बताई हैं, अभी 4 असर्शन छुपाई हैं। तो अगर दोनों गलत है ना तो उनके लिए और भी असर्शंस हैं, वहां से फिर ये दोनों भी वेरीफाई हो जाते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको एक एंगल से चीजें सिखा रहा हूं। ठीक है, बाकी आपकी बात बिल्कुल, दोनों भी गलत हो सकते हैं। तो दोनों अगर गलत हैं, या फर्ज कीजिए दोनों जगह पे ही कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, ना उसका गुड डिस्पैच नोट बना, ना उसके सेल में एंट्री हुई, वो कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए दूसरी असर्शन है जो हम सीखेंगे ऐसा। ठीक है, और क्या सर?
और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के फिर लेक्चर की तरफ। अच्छा, चैप्टर 2 में ना ये स्टूडेंट ने बताया कि एक दो चीजें रह गई हैं। एक तो वो जो टेबल था रीजनेबल एश्योरेंस वाला, उसमें नॉन एश्योरेंस सर्विसेज वाला एरिया रह गया था, ठीक है वो। और दूसरा इसके क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हुए, ऐसे ही है। अच्छा क्वेश्चन हमारी कोशिश होगी आइंदा के जैसे जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो साथ साथ डिस्कस होते रहें। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कंसेप्ट जब कंटिन्यूएशन में चल रहे होते हैं ना तो हम ब्रेक नहीं लगाते, फिर हम कहते हैं स्टूडेंट को समझ आ रही है तो एक दफा समझा दें, फिर बाद में क्वेश्चन इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे फिर कल डिस्कस कर लें, ठीक है। आज तो चूंकि हम डिसाइड मैटर लिख चुके हैं, आज लेक्चर्स कर लेते हैं, कल तो परसों कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, ठीक है जी। कल के लेक्चर में हम वो टेबल भी कर लेंगे, उसका जो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज वाला था, और चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन याद रखें क्वेश्चंस आप पहले खुद से ट्राई जरूर करें। ऐसे इक्का दुक्का क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। अच्छा, आज हम चलते हैं नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आज लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 वाले कर लें, कल वाले चले कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं प्रोजेक्ट के बगैर। क्वेश्चन 1, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ एन ऑडिटर इवैल्यूएट्स द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। 4 मार्क्स के साथ क्या बताना है? कौन से फैक्टर? सफिशिएंसी के, ठीक है, सब ये पॉइंट है। अच्छा, ये उसने कहा ब्रीफली डिस्क्राइब करें सफिशिएंसी। ये तो सिर्फ हेडिंग लिखी है, क्या इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं? कैसे? असेस्ड रिस्क को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इफ देयर इज हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, more evidence will be sufficient. If items are material and complex, more evidence will be sufficient. बस एक लाइन लिख दें, दूसरी चीज लिखने की जरूरत नहीं। If material and complex, then high evidence, more evidence. If immaterial and simple, then low evidence. ये दोनों बातें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एंगल से ही लिख दे तो काफी है। Auditor's knowledge and experience of business. If it is initial audit, then more evidence will be sufficient. बस, और आगे आपको पता होना चाहिए। If it is recurring audit, less evidence will be sufficient. Quality of evidence, if evidence is of a good quality, less evidence will be sufficient. और strength of internal control, if internal control is strong, less evidence will be sufficient. आगे वीक वाली बात लिखने की जरूरत तो नहीं भाई, क्लियर? ये क्वेश्चन 1 समझ आ गया जी। अगर एक साल हमने ऑडिट किया, फिर अगले साल किसी और ने किया, फिर इनिशियल ऑडिट की डेफिनेशन ये है कि पिछला साल देख रहे हैं हमने, पिछले साल के साथ पिछले साल का ऑडिट क्या हमने किया, तो फिर ये इनिशियल ऑडिट है। और पिछले साल का ऑडिट क्या अगर हमने किया है तो ये रिकरिंग ऑडिट है। पिछले साल का ऑडिट नहीं किया तो इनिशियल ऑडिट है, और पिछले साल का ऑडिट किया है तो रिकरिंग ऑडिट है। आपको पता है इनिशियल ऑडिट में रिस्क हमारा प्रैक्टिकली ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड होती है क्लाइंट की। हाँ जी। अब आपसे पूछता हूं, एक टीचर है, सिर्फ समझाने के लिए, एक टीचर है जो पहली दफा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और एक टीचर वो है जो दूसरी दफा पढ़ा रहा है। किस में रिस्क ज्यादा है? पहली दफा वाले में। पहले तो सिलेबस समझते ही कौन सी चीजें शामिल है, इसमें 6 महीने गुजर जाता है, तो रिस्क ज्यादा है ना। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, गलतियां करता है तो इंसान सीखता है ना। अच्छा, पहुंच गए हैं आप, मेरे जेब में यही चल रहा था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टेट एनी 2 फैक्टर्स विच द ऑडिटर शुड कंसीडर टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। 2 फैक्टर्स। अच्छा, स्टेट कह रहा है, स्टेट का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मेरे को, मुझे सिर्फ हेडिंग दे दो। तो रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस के क्या वो बता दे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मेरे ख्याल में एग्जाम्पल लिखिए ना लायबिलिटी के फैक्टर के साथ, लिख सकते हैं। तो आप कौन से फैक्टर्स लिखेंगे? कौन से फैक्टर्स? कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड मोर रिलायबल देन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मोर रिलायबल देन ओरिजिनल एविडेंस। अच्छा, दो मिक्स का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मोर रिलायबल देन ओरल है, और डायरेक्ट एविडेंस मोर रिलायबल देन इनडायरेक्ट है, एक्सटर्नल मोर रिलायबल देन इंटरनल। बिल्कुल। क्वेश्चन 2 भी क्लियर हो गया। इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या था भला? रिलायबिलिटी का। ऊपर वाले क्वेश्चन में सबसे अहम लफ्ज क्या था भला? सफिशिएंसी का।
ठीक, डिस्कस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस राइटर्स जजमेंट एज टू व्हाट कंस्टिट्यूट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अच्छा, ये अगर आप देखें ना ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, तो इससे आपको एग्जामिनर का स्टाइल समझ में आ जाएगा कि वो कैसे पलटी मार चुके हैं आप। अच्छा, 10-12 साल पहले वो कैसे क्वेश्चन पूछता था, अब कैसे क्वेश्चन 10-12 साल पहले उससे एक बड़ा क्वेश्चन 7 नंबर के साथ पूछ लिया, 8 नंबर के साथ, 10 नंबर के साथ पूछ लिया। ठीक है, तो पहले होता यह था कि ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता था, एग्जाम में कम टॉपिक्स टेस्ट हुआ करते थे क्योंकि मार्क्स ज्यादा होते थे ना। अगर 7 नंबर का ये, इसका मतलब है टोटल 13 क्वेश्चन होंगे, टोटल 2008-9 में या उससे पहले टोटल 13 क्वेश्चन इसके आसपास होंगे। अब वो 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी अब इसका मतलब है कि तकरीबन 20, 25, 30 क्वेश्चन होते हैं आजकल के पेपर में। अब वो क्या करता है, वो उसे पता है कि जिसने एक टॉपिक याद किया वो सारी चीजें याद करता है। तो अब ICAP की सोच ये है, बजाय ये कि मैं पूरा टॉपिक टेस्ट करूं, उस टॉपिक में जो सबसे मुश्किल चीज है वो 2 या 3 नंबर के साथ टेस्ट कर लेता हूं। अगर जिस बच्चे को वो आती हुई, इसका मतलब अंडरस्टूड है, बाकी का टॉपिक भी आता है, बाकी पूछने की क्या जरूरत है। देखें उसका स्टाइल। अब आप देखेंगे उसके जो मार्क्स, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन 2 काम कर रहा है, वो 2 काम कर रहा है। अगर आप जब हमारे जमाने में पेपर ऑडिट का होता था उसका आज के साथ कंपेयर करें, आपको 2 बड़े डिफरेंस नजर आएंगे। पहला, केस स्टडीज के ऊपर फोकस उसका ज्यादा हो गया। पहले केस स्टडी पेपर में 2 या 3 हुआ करते थे, अब वो केस स्टडीज 8-10 केस स्टडीज टेस्ट कर लेता है। और दूसरा, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन पहले बड़े बड़े होते थे, अब रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन वो 2-2, 3-3, 4-4, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के साथ पूछता है। तो ये फर्क ज़हन में आगे चल के भी आप देखेंगे कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना वो कम मार्क्स के साथ हैं और जो पुराने वाले क्वेश्चन हैं ज्यादा मार्क्स के साथ है। लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस करके मैं भी कभी, हमारी किस्मत अच्छी हो, ज्यादा मार्क्स के साथ भी क्वेश्चन पूछ ले कभी। तो फैक्टर है व्हाट कंस्टिट्यूट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मुझे बताइए, रेलेवेंस के पॉइंट लिखने के, रिलायबिलिटी के, सफिशिएंसी के या एप्रोप्रिएटनेस के, दोनों के। ठीक है, लेकिन 7 नंबर के साथ ये सारा थोड़ा ज्यादा है, तो इसको थोड़ा थोड़ा आपने ना कम करना है। अच्छा, कम करने का तरीका क्या होता है, सुने। कम कर, जब मटेरियल कम कर, ये एक जनरल रूल बता रहा हूं आपको, वैसे तो सारे CA में काम आएगा, लेकिन खास तौर पे ऑडिट में जब मार्क्स कम हो, मटेरियल ज्यादा हो, तो आपने उसे कैसे एडजस्ट करना है। 2 तरीके हैं, एक में आप फेल होंगे, एक में पास होंगे। ये है पूरा कंसेप्ट। ये नजर आ रहा है, ये हाइब्रिड वाले भाई नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है तो हाथ उठाइए जरा। ये है पूरा कंसेप्ट। ये है 10 नंबर का। ICAP ने इस कंसेप्ट को पूछा 5 नंबर के साथ, 5 नंबर के साथ। जैसे ये है, फर्ज कीजिए ब्लैक किधर गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बस 9 10 नंबर का ICAP ने पूछ लिया। इसमें 10 हेडिंग्स है और एक्सप्लेनेशन है, 10 हेडिंग्स है, नीचे एक्सप्लेनेशन है। ICAP ने आपसे पूछ लिया 5 नंबर के साथ। अब एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसने क्या 5 नंबर के साथ ये वाला काट दो, ये बता दो, ये स्टूडेंट है फेल, फेल। और एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने, उसको भी यही क्वेश्चन आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा कंसेप्ट है। इसको भी यही क्वेश्चन आया। अब यही ये बड़ा क्वेश्चन है, ये ले भाई, यही कहाँ था, ये नहीं। अब ठीक है, अब बात ठीक है, कहाँ गुजारा कर लें बस। इसको भी अब यही क्वेश्चन आया। इसने क्या किया, इसने ये वाला हिस्सा नीचे का ये क्रॉस किया, ये पास है। इसको कहते हैं कवरेज ज्यादा होनी चाहिए, डेप्थ चाहे कम हो। ये पास CA के सारे पेपर, PRC से लेके MSA तक का सूल बता रहा हूं। जब कभी तैयारी करें तो सारे टॉपिक्स कवर करें, चाहे हर टॉपिक में थोड़ी थोड़ी चीजें रह गई हो, ये पास होने का ज्यादा चांस है। मैंने बहुत से पेपर इसी वजह से इस अप्रोच के मुताबिक किया हमारे पास। ये बात पक्की लिखी बड़ी बात है कि किसी का सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं होता, नहीं। इवन जिसका सर्टिफिकेट, हमारा एक दोस्त था, उसका CFAP लेवल गोल्ड मेडल आया, और वो कहता था मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन मुझे इतना भी यकीन नहीं था मैं पास हो जाऊंगा। पेपर अच्छा हुआ था, इतना भी यकीन नहीं था इसका और उसके भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो थे वो गलत थे, उसके भी क्वेश्चन। तो ये जहन में रखिए कि आपने
सांप कहते हैं? अच्छा पेपर नहीं, वो कहता था पेपर अच्छा हुआ है, ये कहता है। तो ये ज़हन में रखिएगा, बजाय ये कि आप सिलेबस में 10 टॉपिक है, 5 टॉपिक है इन्हें रगड़ दें बिल्कुल और 5 टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दें, आप फारिग है। लेकिन 10 के 10 टॉपिक ये, लेकिन हर टॉपिक में कुछ ना कुछ कमी बेशी है, तो हर टॉपिक पे परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई, एब्सोल्यूट आगे चलना है। तो अब मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 है, 7 मार्क के साथ है, उसने सफिशिएंसी एप्रोप्रिएटनेस दोनों पूछा। तो मुझे बताइए, मेरा ख्याल है मैं सिर्फ सफिशिएंट को डिटेल में लिख देता हूं, सिर्फ एप्रोप्रिएटनेस को डिटेल में लिख देता हूं। अच्छा, सफिशिएंसी को लिखता हूं, एप्रोप्रिएटनेस में सिर्फ रिलायबिलिटी को लिखता हूं। सफिशिएंसी भी लिखना चाहिए, रेलेवेंस भी, रिलायबिलिटी भी। हाँ, हर एक 2 पॉइंट खाते जाए, हाँ, कम करते जाए, तो ये ज्यादा बेहतर। भाई जो समझाना चाहता था समझ आए। ये मैंने आपको क्वेश्चन तो बहाना था, लेकिन ये आपको तैयारी करने का पूरे सीएम असूल बताया है। हो सके दिल पसंद आए तो अमल करें, ना पसंद आए तो कोई मसला नहीं है, इग्नोर करें, मेरे को क्या टेंशन है। हाँ जी, अब तीनों क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ एसी बंद करवा दे, चलने दे। कोई सेटिंग की स्विंग करवा दें ऊपर नीचे की, इसको एडजस्ट करवा दें। अच्छा, स्टार्ट करें प्रोसीजर। अच्छा, ये है सिंपल, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसमें ये टॉपिक मैं ना आपको करवाऊं, आप करें। मैं एग्जाम्पल चाहिए मुझे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम ऑडिट के पेपर में पास होने के लिए सबसे अहम चीज आपकी जजमेंट। और जजमेंट किस चीज पे? आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाए, आप एज ऑडिटर बता सकें कि इसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे। तो कैसे करें? कोई ना कोई प्रोसीजर परफॉर्म करके करेंगे। वो प्रोसीजर कितनी तरह के हो सकते हैं, वो अब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ऑडिटर के जो टोटल प्रोसीजर्स होते हैं ना, वो होते हैं 7। देखें, हर टेक्नीशियन जो होता है ना, हर प्रोफेशन का, उसके कुछ ना कुछ उसके अपने आलात औजार होते हैं जिससे वो काम करता है। डॉक्टर है, उसके पास भी कुछ सुइया कैंचिया वगैरह होती हैं, जो भी चीजें हैं जिससे वो सर्जरी करता है। हाँ, वो भी। इसी तरह कोई भी उसके एज ऑडिटर हमारे पास भी हमारे टूल्स हैं, वो है 7 प्रोसीजर। छोटे से छोटा क्लाइंट हो या बड़े से बड़ा क्लाइंट हो, हम यही 7 प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। सेल्स का एरिया हो या परचेज का, डेटर्स का हो कि क्रेडिटर्स का, रिपेयर का हो कि इक्विटी का, हम यही 7 प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान का क्लाइंट हो कि यूएसए का क्लाइंट हो, जर्मनी का ऑडिटर है या इंडिया का ऑडिटर है, पूरी दुनिया में हर कंपनी का ऑडिट करते हुए हर ऑडिटर यही 7 प्रोसीजर परफॉर्म करता है। इन 7 के अलावा प्रोसीजर कोई नहीं है। लेकिन ये प्रोसीजर एरिया टू एरिया डिफरेंट होते हैं, यानी किसी एरिया में हम कुछ और प्रोसीजर, उसी प्रोसीजर को किसी और तरीके से परफॉर्म करते हैं, दूसरे एरिया में किसी और तरीके से परफॉर्म करेंगे। जैसे ये प्रोसीजर है इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। इंक्वायरी है ये प्रोसीजर, आप शायद सेल्स में किसी और तरीके से परफॉर्म करें, डेटर्स में किसी और तरीके से। सेल्स में शायद आप क्लाइंट से पूछें, सर आपकी पिछले साल की सेल्स और इस साल की सेल्स में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। सेल्स में ये भी इंक्वायरी है, इंक्वायरी का मतलब पूछना। लेकिन इन्वेंट्री में शायद आप ये इंक्वायरी करें, सर आपकी कोई ऐसी इन्वेंट्री तो नहीं है जो काफी अरसे से बिकी ही नहीं है, ऑब्सोलीट है, ये भी इंक्वायरी। लेकिन आपने देखा एरिया के लिहाज से इंक्वायरी बदल गया। ठीक है, तो हमारे टोटल प्रोसीजर्स होंगे 7। हम हर एरिया पे, चाहे डेटर है, चाहे क्रेडिटर है, चाहे सेल्स है, चाहे परचेजेस है, चाहे एक्सपेंसेस है, चाहे फिक्स एसेट्स है, चाहे क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी, हर एरिया में यही 7 प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। लेकिन इनकी एप्लीकेशन डिफरेंट होती जाएगी। जैसे एक प्रोसीजर इंस्पेक्शन का है कि प्रोसीजर इंस्पेक्शन का है, कितने नंबर वाला है? 3rd वाला। हाँ, इंस्पेक्शन। अगर आप सेल्स में इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आप शायद सेल इनवॉइसेस को, गुड डिस्पैच नोट को, सेल्स ऑर्डर को इंस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर परचेजेस में इंस्पेक्शन कर रहे हुए तो फिर आप परचेज इनवॉइसेस को, गुड रिसीट नोट को, परचेज ऑर्डर को इंस्पेक्ट कर रहे होंगे। अगर आप पेरोल में इंस्पेक्शन का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे होंगे? फिर शायद पेरोल शीट को, फिर अपॉइंटमेंट लेटर को, जो एम्प्लॉइज के हैं उनको इंस्पेक्ट कर। तो प्रोसीजर्स यही है, में रखिएगा 7। अगर आपने इन प्रोसीजर को समझ लिया और ये सीख लिया कि किस एरिया में इस प्रोसीजर को कैसे इस्तेमाल करना है, ऑडिट आपका पार है, कंफर्म कह रहा हूं पार है। बाकी चीजें देखें,
असल मसला पता है क्या, याद करने में मुझे कोई रिस्क नहीं है, जिस आपको सिखाते हैं ना ऑडिट में रिस्क, उसी तरह एज टीचर मुझे ये पता है कि जो कंसेप्ट याद करने वाले हैं ना उनमें कोई रिस्क नहीं है, आप लोग याद कर लेंगे। आप क्लास में हंसी मजाक करके भी चले जाएंगे ना तो घर जाके बैठेंगे, याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। मुझे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में कोई रिस्क नहीं है। केस स्टडीज में रिस्क ज्यादा है, लेकिन केस स्टडीज में भी ऐसी केस स्टडीज जो उसी स्टाइल के साथ आती हैं जैसी स्टाइल में पास पेपर में आ रही है, उसमें मेरा रिस्क कम है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कर करके आपको पता हो जाता है किस तरह की केस स्टडी को। कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी एक तरह के स्टाइल में आती है, मुझे उसमें रिस्क नहीं है इतना, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल की एक केस स्टडीज आती है, वो एक तरह के स्टाइल में आते हैं, उसमें मेरा रिस्क नहीं है, ठीक है। गोइंग कंसर्न सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी एक तरह के स्टाइल में आते हैं, उसमें मेरा रिस्क नहीं है। लेकिन ऑडिट प्रोसीजर की केस स्टडीज, इसमें मेरा रिस्क है। इसमें चूंकि सम टाइम वो ऐसी सिचुएशन दे देता है जो शायद आपने उससे पहले कभी डिस्कस नहीं की होगी। जिसने ये केस स्टडी सॉल्व कर ली ना, बाकी की केस स्टडी आप कर लेंगे। रटे वाला आप में से हर स्टूडेंट रटे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। देखिए जो स्टूडेंट फेल होते हैं ना वो भी 0 पे फेल नहीं होते, और जो पास होते हैं वो भी 100 पे पास नहीं होते। ये फर्क होता है मेजोरिटी का। आपने मीन मीडियन मोड देखा होगा, उसकी एप्लीकेशन 40 और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, फेल होने वाले और पास होने वाले, ये 40 और 60 के दरमियान में होते हैं, ठीक है। फेल होने वालों का हमें पता होता है, पास होने वालों के नंबर का पता नहीं, लेकिन फिर भी जिस जो परफॉर्मेंस होती है, जो डिस्कशन होती है, उससे अंदाजा होता है 40 और 60 है। इनके दरमियान में जो फर्क होता है ना वो 1-2 क्वेश्चन का ही होता है। यानी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपको पास से फेल के, जो आपको 45 से 55 या 55 से 45 की तरफ कह सकते हैं, ठीक है। तो आप में से इस लेवल पे आपको पता है लास्ट कैफ का लास्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो चुकी है, नॉन सीरियस स्टूडेंट जो है नीचे रह चुके हैं, यहाँ पे सब पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आप सारे याद कर लेंगे, ये मुझे पता है। केस स्टडीज भी प्रैक्टिस कम करते हैं बहुत से स्टूडेंट, लेकिन टॉपिक सारे कवर कर लेते हैं। जो मसला आता है उन वाली केस स्टडीज में आता है जिनमें आपको जजमेंट अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि आपकी साइकी, आप अकाउंटेंट है ना, अकाउंटिंग ना आपकी क्रिएटिविटी को तबाह बर्बाद करके रख देती है। आप कहते हैं बस जो कुछ सीखा है अन्य वाह, यही फिगर, यही कैलकुलेशन, एक ही तरह की, सोचना नहीं पड़ता, बस आपने जो सीखा हुआ है उसी को अप्लाई करते रहे, जो सीखा है उसी को अप्लाई करते रहे। लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं इनमें आपको जजमेंट भी अप्लाई करनी पड़ती है, थोड़ा सोचना भी पड़ता है कि जो सीखा है ऐसे ही नहीं, कंसेप्ट वही यूज होंगे लेकिन इनकी एप्लीकेशन डिफरेंट सिचुएशन में होती है। यही चीज आपको सिखाना। और पूरे ऑडिट में जो सबसे अहम चीज है ना, अगर आप मेरे से पूछे सबसे बड़ी वजह जो स्टूडेंट के फेल होने की आप मेरे से पूछे ना, वो ये है जजमेंट अप्लाई नहीं करते। अनसर्टन सिचुएशन, अनसीन सिचुएशन जैसी सामने आती है ना, ये नहीं सोचते कि ये क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन जिस कंसेप्ट, जो कंसेप्ट इसमें वो तो किया हुआ ना हमने, तो हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वो कहते हैं क्या ही नहीं है, बस छोड़ दे इसको। तो ये जजमेंट में आप में क्रिएट करवाना चाहता हूं, ठीक है। मेरा पूरे सेशन में जो सबसे अहम ऑब्जेक्टिव है वो आप में जजमेंट क्रिएट करना कि अनसीन सिचुएशन सामने आए आप उसको हैंडल कर सकें। और ये कंसेप्ट उसके लिए बहुत अहम है। ये आपको प्रोसीजर के, क्योंकि प्रोसीजर बताने होंगे ना आपने अपनी जजमेंट की बेस पे, तो ये आपको एक्सप्लेन करेगा क्या क्या प्रोसीजर होते हैं और कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। टोटल ऑडिटर के कितने प्रोसीजर है? 7। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। इंक्वायरी का मतलब, अच्छा अब आपने ना प्रोसीजर बताते हुए शर्माना नहीं है, चाहे प्रोसीजर जैसा मर्जी होगा बोगा हो, आपने बताना जरूर है। जिसका जितना ज्यादा बोंगा प्रोसीजर होगा मैं उसको उतनी ज्यादा शाबाश दूंगा कि भाई हिम्मत किया आपने। इंक्वायरी का मतलब क्या है? सीकिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। अच्छा अब यहाँ पे ये ध्यान में रखिए, इसको 10 मिनट में भी फुड़काया जा सकता है। मैं उस्ताद हूं, मुझे उस्ताद के पास बड़ी उस्तादियां होती हैं। 10 मिनट मैं नहीं फुड़का रहा, क्योंकि मैंने इसकी हेल्प से आगे एक बहुत बड़ा चैप्टर है उसको भी कवर करवा रहा हूँ, समझे। और जजमेंट क्रिएट करने के लिए ये बेहतरीन मौका है। इसका अगर मैंने आपको रटा लगवा दिया ना, जजमेंट नहीं क्रिएट हो सकेगी। तो हो सकता है ये आज के लेक्चर में कंप्लीट ना हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमें अंडरस्टैंडिंग जजमेंट को। इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब क्या? सीकिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हासिल करना। इंफॉर्मेशन कौन हासिल करता है? ऑडिटर। कहां से? मैनेजमेंट से, और कुछ दूसरे लोगों से भी कर सकता है, ठीक है। ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी। ये ओरल फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, नॉर्मली ओरल फॉर्म में होते हैं, नॉर्मली ओरल फॉर्म, लेकिन स्टैंडर्ड एक जगह पे लिखा है रिटर्न भी हो सकने का, ठीक है, रिटर्न भी हो सकती है। बाजू का ऐसा होता है अखबार में भी कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो अखबार में खबर आ जाती है ना क्लाइंट के बारे में, ठीक है। हमारे एक क्लाइंट था, ड्यूरिंग द ईयर उसके गोदाम में आग लग गई थी। अब हम पूरा क्लाइंट जो हमारा है उसके पूरे साल के अखबार थोड़ी पढ़ते थे, हमें पता नहीं। पार्टनर्स इंफॉर्मेशन रखते हैं कि जो क्लाइंट जिनका उन्होंने 1 साल के बाद ऑडिट करने जाना है, साल के दौरान में सिग्निफिकेंट इवेंट क्या हुआ है। हमारे पार्टनर को पता था गोदाम में आग लगी, हमें नहीं पता था। जब प्रोसीजर सारे परफॉर्म कर लिए, रिव्यू स्टेज आई, पार्टनर ने कहा इंश्योरेंस वालों से कितने पैसे मिले। अब मैं जो इन्वेंट्री वाला था, मैंने तो एज ऑन इन्वेंट्री की हुई थी, मेरी बुला जाने इंश्योरेंस वालों का चक्कर। मैंने कहा इंश्योरेंस का क्या चक्कर है? मैंने कहा भाई आपको पता नहीं आग लगी थी इनके। मैंने कहा सर ये रेंट पे तो कोई आग नहीं लगी थी। मैं कहा नहीं ड्यूरिंग ईयर तो आग लगी थी।
तो इंफॉर्मेशन हासिल करना, जो ऑडिटर होता है ना वो इंफॉर्मेशन, वो कहता है हर जहां से भी मुझे अपने क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो सके ना मैं हासिल कर लूं। वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, आउटसाइड, वो रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। लेकिन वो ये कहता है कि इंक्वायरी करो, इंक्वायरी से एविडेंस हासिल करो, लेकिन सिर्फ इंक्वायरी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। आप सिर्फ इंक्वायरी करके ये नहीं कह सकते सारा एविडेंस ले लिया, सारा एविडेंस ले लिया। जैसे मुझे ये बताइए, कोई एरिया बताएं, बैलेंस शीट का इनकम स्टेटमेंट आपकी मर्जी है, फिक्स एसेट बताइए, आप क्लाइंट से क्या इंक्वायरी करेंगे फिक्स एसेट में? क्लाइंट से क्या इंक्वायरी करेंगे जी? क्या आपके एसेट फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? वो कहेगा करते हैं। तो अच्छा मुझे बताइए, अगर उसने कह दिया करते हैं तो आपने कहा शुक्र है, अब मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा कर सकते हैं? यही कह रहे हैं, कह रहे हैं इंक्वायरी एविडेंस जरूर है लेकिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, आपको इंक्वायरी के साथ दूसरे प्रोसीजर भी परफॉर्म करना पड़ेंगे। फिर कह रहा है रिलायबिलिटी इज इफेक्टेड बाय इंटेग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, यानी इंक्वायरी से जिस बंदे ने आपको इंक्वायरी का जवाब दिया ना, देखें वो सच्चा है कि झूठा है। सच्चे बंदे के मुंह से जो बात निकले वो सच्ची, और झूठे के मुंह से जो बात निकले वो झूठी है? अगर पास्ट में उसने आपके साथ 3-4 झूठ बोले हुए हैं, सेल्स में पूछा झूठ बोला, डेटा में पूछा झूठ बोला, अब फिक्स एसेट में आप पूछ रहे हैं, अब आपको नहीं पता झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, रिलायबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी? यही से कहा है रिलायबिलिटी ऑफ दिस एविडेंस इज द फैक्ट, इंटेग्रिटी, जो बंदा आपको जवाब दे रहा है उसकी इंटेग्रिटी क्या है, एंड कंसिस्टेंसी, कि वो दूसरे एविडेंस के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। आपको मैं कही था 3-4 दफा एग्जांपल दी है, सीएफओ ने कहा हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है, जबकि लॉयर ने क्या कहा हमारे खिलाफ केस है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन वाला स्टूडेंट बताया जो देख रहा है, जो ये एग्जांपल थी, सीएफओ ने कुछ और कहा और लॉयर ने कुछ और, इसको हमने क्या नाम दिया था? ये क्या होता है? ये होती है इनकंसिस्टेंसी, ये होता है डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, ये होती है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, इनकंसिस्टेंसी, डिसएग्रीमेंट। तो मुझे बताइए अगर एक का जवाब दूसरे से, तो रिलायबिलिटी मशकूक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एग्जाम्पल क्या है? इंक्वायरी की एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 50 एग्जाम्पल पूछे, 50 एग्जाम्पल बन सकती हैं। दो बड़ी एग्जाम्पल, लीगल केसेस, क्लाइंट से लीगल केसेस के बारे में पूछे, कितने केसेस पेंडिंग है बताए, हारेंगे कि जीतेंगे। क्लाइंट से अनयूजुअल पेमेंट्स के बारे में पूछे, आपकी कैश बुक में जो बड़ी बड़ी पेमेंट है किसको दी है, किस चीज की है? अब इसकी कहते हैं प्रैक्टिस जजमेंट की बेस पे, जजमेंट की बेस पे। कोई एरिया बताइए, ये दाएं बाजू वाली जमात, एक बाएं बाजू वाली जमात, कोई एरिया बताइए। इन्वेंट्री बताइए, इन्वेंट्री में क्लाइंट साहब क्या इंक्वायरी करेंगे? सीएफओ बैठा आपके सामने, इंक्वायरी करे जी स्टॉक। एक स्टूडेंट अगर बोले तो मुझे समझ आएगी, अगर बहुत से स्टूडेंट इकट्ठे बोलेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगी। जी बताइए, इन्वेंट्री का पूछेंगे, इन्वेंट्री कैसी है, ठीक ठाक है ना इन्वेंट्री? क्या पूछेंगे? इन्वेंट्री ना 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 कोई नहीं, यही जजमेंट है, यही चीज प्रैक्टिस करवानी है, यही चीज यहाँ पे आपकी आके सोच रुक रही है, ये जो बैरियर है ना यही पार करवाना है। स्टॉक अकाउंट का पूछेंगे, सर आप स्टॉक अकाउंट कब करते हैं? वो कहेगा स्टॉक अकाउंट क्या होता है बताइए, एविडेंस मिला कि नहीं मिला, रिस्क क्या हुआ, बढ़ गया। अच्छा अगर उसने कहा जी जी हर महीने करवाते हैं, फिर रिस्क कम हो गया। ये इंफॉर्मेशन आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही? शाबाश। अब आप बताइए कोई एरिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट, फिक्स एसेट्स में, फिक्स एसेट में जी मेरे भाई बताइए क्या इंक्वायरी करेंगे सीएफओ से फिक्स एसेट में? पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए? सीएफओ कहेगा सर ये तो आपने काम खुद करना है, मेरे से तो इंक्वायरी करें, जो करनी है आपने, ये इंक्वायरी थोड़ी है, ये तो आपकी इंस्पेक्शन हो गई ना, जाके देख रहे हैं। इंक्वायरी का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि फिक्स एसेट में कोई भी प्रोसीजर बताओ, ये नहीं कह रहा, मैं क्या पूछ रहा हूँ फिक्स एसेट का एसेट बताइए, इंक्वायरी क्या करेंगे सीएफओ से? नहीं एक मिनट उनको बोलने दें, कब परचेज किया, कौन सा एसेट सर, कौन सा एसेट पूछना है, कब परचेज किया हमने? अच्छा जो नया प्लांट है सर ये हमने 30 जनवरी को बाय किया है, अब आगे इंक्वायरी करें। हाँ हाँ ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इस पे डेप्रिसिएशन आपने कब से? और सर डेप्रिसिएशन तो पूरे साल की चार्ज करनी होती है, मैंने पढ़ा था IAS 4 में लिखा हुआ है कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन। हमारे जमाने में तो IAS 4 होता था, अब सीएफओ ये कह रहा है हमारे जमाने में तो IAS 4 होता था। रिस्क बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? रिस्क बढ़ गया कि नहीं? बिल्कुल बढ़े। एक तो मिस स्टेटमेंट भी है और सीएफओ की कॉम्पिटेंस भी डाउटफुल हो गई।
सीएफओ की कमिटेंस मिल रहा है, ये इंक्वायरी का फायदा। अब खुद बताइए इंक्वायरी से एविडेंस मिल रहे कि नहीं मिल रहे? शाबाश, और बताइए, शाबाश, आप बताइए कोई एरिया बता दें। यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स में इंक्वायरी क्या करेंगे? यूटिलिटी बिल्स देखेंगे। ये जो यूटिलिटी बिल्स देखेंगे ना, ये इंक्वायरी नहीं है। हाँ बताइए जी, यूटिलिटी बिल पूछेंगे कितने आए हैं, वो कहेगा सर 11 बिल आए हैं 31 दिसंबर तक, 11 बिल रिकॉर्ड किए हैं, एक्स्ट्रा 12 वो तो जनवरी में बिल आया है, उसको दिसंबर में अप्रूव करना था। ओह सॉरी सर, बोल गया, अभी रिकॉर्ड करते हैं। ये है इंक्वायरी। इंक्वायरी से आपको क्लाइंट के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और इससे कुछ ना कुछ आप रिस्क असेसमेंट लगा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एविडेंस आपको मिल रहा होता है। इंक्वायरी क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? देख रहा, आंखों से देख रहा, ऑब्जर्व करना, ठीक है। आपको बताया था ना कि क्या था? कानों सुनी बात आंखों देखी जैसी नहीं होती। कानों सुनी बात आंखों देखी जैसी नहीं होती। इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन ज्यादा रिलायबल है इंक्वायरी की निस्बत। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? किसी ऑन गोइंग प्रोसीजर को, क्लाइंट कोई काम कर रहा, अच्छा ऑब्जर्वेशन का मतलब है हमने कोई काम नहीं करना, क्लाइंट कोई काम कर रहा है, हमने उसको देखना है सही काम हो रहा है कि नहीं। काम क्लाइंट कर रहा होगा, हम देख रहे हैं सही काम हो रहा है कि नहीं। लुक एट ऑन गोइंग प्रोसीजर, जो क्लाइंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इंक्वायरी में मसला है रिलायबिलिटी इज इफेक्टेड बाय इंटेग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये बता दिया आपको। ऑब्जर्वेशन में भी मसला है क्या? प्रिंसिपल साहब देखना चाहते हैं मैं सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा। ऐसा तो नहीं क्लास में आ गया, गपशप लगाई उसके बाद और फिर निकल गया। प्रिंसिपल साहब क्लास में आके बैठ गए उधर। अच्छा, मुझसे नहीं पूछ रहे कि सिलेबस सही हो चल रहा है ना, टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं आप, ये मुझसे नहीं पूछ रहे, बल्कि क्या किया, क्लास में खुद आके बैठ गए। ये क्या है? हमारी क्लास चल रही है और वो देख रहे हैं हमारी क्लास कैसी चल रही है। बताइए, ये ऑब्जर्वेशन उनको कोई एविडेंस प्रोवाइड करेगी हमारी क्लास के बारे में? यस, ये है ऑब्जर्वेशन। लेकिन मैं पहले ऐसे पढ़ा रहा था जैसे, ये रिलायबिलिटी एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए लिमिटेड है। जैसे जब आप देख रहे होंगे उस वक्त के बारे में तो आपको पता चल रहा है प्रोसेस कैसा चल रहा है, उससे पहले कैसे पता चल रहा है प्रोसेस कैसे चलता रहा, आपको पता नहीं है। मुझे खुद बताइए, जब मुझे पता चलेगा प्रिंसिपल साहब क्लास में आ गए हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं अलर्ट हो जाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल अलर्ट हो जाऊंगा, ठीक है। नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आए तो बाज़ औक़ात गलती से किसी और की जूती हमारे पैरों में फिट हो जाती है, लेकिन अगर वहां पे ये लिखा हो कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो फिर अलर्ट हो जाता है ना। तो इसी तरह जब मैनेजमेंट को पता बाज़ औक़ात पता है क्या होता है, क्लाइंट कोई एक्टिविटी कर रहा है ना तो वो बड़ी फारिग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जब उसे पता चले ऑडिटर देख रहा है वो अलर्ट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन में यही मसला है। ऑब्जर्वेशन में अच्छी बात क्या है कि इंक्वायरी से ज्यादा पावरफुल प्रोसीजर है ये, आप खुद जाके देखते हैं सही काम हो रहा है कि नहीं। लेकिन इसमें मसला क्या है, ये आपको एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में तो एविडेंस दे देता है कि उससे पहले क्या होता रहा है, ठीक है। आपने जैसे इन्वेंट्री काउंट, क्लाइंट इन्वेंट्री काउंट कर रहा है, अच्छा अगर हम खुद भी क्लाइंट के साथ इन्वेंट्री काउंट करना शुरू कर देंगे ना तो ये इंस्पेक्शन हो जाता है। इंस्पेक्शन दो तरह से होता है, एक डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन, एक टेंजिबल एसेट्स की इंस्पेक्शन। अगर हम खुद से काम करना शुरू कर देंगे ये इंस्पेक्शन, लेकिन हम खुद से काम नहीं कर रहे, क्लाइंट कर रहा है, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ भाई, ये भाई स्टॉक काउंट कर रहा है, लेकिन जो स्टॉक काउंट कर रहा है ना उसके ऊपर निशान नहीं लगा रहा कि इसने काउंट कर लिया है। इसमें रिस्क है डबल काउंटिंग का। हो सकता है 4 लोग काम कर रहे हैं, ये काउंट कर ले, दूसरा बंदा आके दोबारा इसको काउंट कर ले, ये सही काम नहीं हो रहा, ये ऑब्जर्वेशन। ये दूसरा बंदा है, ये इसे स्टॉक काउंट किया है, लेकिन इसमें कुछ टूटी चीजें थी, इसने टूटी हुई चीजों को लदा नहीं किया, सिर्फ गिन के आगे चला गया। इसका मतलब है कुछ स्टॉक ऑब्सोलीट है और क्लाइंट ने इसको लदा से आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है। और ये स्टॉक काउंट भी हो रहा है, साथ में सेल परचेज भी हो रही है, दुकान खुली हुई है। तो इसका मतलब ये है, हो सकता है कि कोई ऐसा स्टॉक जो 31 नंबर पे था लेकिन वो हो सकता है बेच दें और वो काउंट ना हो सके, या बाद वाली जो परचेजेस है वो शामिल हो जाए। जब स्टॉक काउंट हो रही हो ना तब सेल परचेज बंद कर देनी चाहिए। मुझे बताइए, ऑब्जर्वेशन में जब मैं ये चीजें देख रहा हूँ, मुझे इन्वेंट्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? बिल्कुल, ये है इन्वेंट्री। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से हमें इंक्वायरी से ज्यादा एविडेंस मिलता है। ऑब्जर्वेशन एक हम करते हैं कैश काउंट में, सॉरी इन्वेंट्री काउंट में, फिर कैश रिसीविंग में, कि कैश रिसीविंग पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं है।
ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी सुना सुना नाम लग रहा है। सेपरेशन ऑफ ड्यूटी, एक ट्रांजैक्शन को सब डिवाइड कर देना एक से ज्यादा हिस्सों में। अच्छा मुझे ये बताइए, पहला केस जो कैश रिसीव कर रहा है वही रिकॉर्ड कर रहा है, सेग्रीगेटेड ड्यूटीज है कि नहीं है? नहीं है, रिस्क ज्यादा है। और अगर रिसीव करने वाला, कैश रिसीव करने वाला बंदा अलग है, रिकॉर्ड करने वाला अलग, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। ठीक है। अच्छा हमने जाके देखा दो लोग इकट्ठे बैठे, सेग्रीगेटेड ड्यूटीज थी, दो लोग इकट्ठे बैठे हुए थे और एक रिसीविंग कर रहा था, एक रिकॉर्डिंग कर रहा था। हमने कहा सेग्रीगेटेड ड्यूटीज है, कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही हम ऑब्जर्वेशन करके वापस गए, उन्होंने कहा चलो भाई जाओ, तुम्हें आर्जी तौर पे बुलाया था, जाओ जाके अपना काम करो। अब एक ही बंदा कर रहा है, पॉसिबल है कि नहीं? इसीलिए उसने कहा कि ऑब्जर्वेशन की रिलायबिलिटी लिमिटेड है टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन तक। ठीक है। कैश रिसीविंग ऑब्जर्व किसको? क्लाइंट इन्वेंट्री काउंट कर रहा है, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैश रिसीविंग को ऑब्जर्वेशन ज्यादातर कंट्रोल जो क्लाइंट परफॉर्म कर रहा होता है ना, उनको ऑब्जर्व करते हैं हम। ऑब्जर्वेशन ज्यादातर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के तौर पे परफॉर्म होता है, जिसमें हम देखते हैं कि क्लाइंट कंट्रोल सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। स्टॉक काउंट करना कंट्रोल था कि नहीं था? हम देखें सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैश रिसीविंग पे सेग्रीगेशन ड्यूटीज होना कंट्रोल था कि नहीं था? हम ऑब्जर्व करके चेक कर रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल कि सही कर रहा है कि नहीं। वेजेस जब एम्प्लॉइज को सैलरी पे हो रही होती है, कुछ को तो अकाउंट्स में चली जाती है ना, उनके बैंक अकाउंट्स में, कुछ को हम फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिजिकली कोई भी बंदा आके कहे कि मेरा नाम है मिस्टर असलम, हम कहेंगे ये लो असलम की तनख्वाह। वो आके कहेगा मेरा नाम है बशीर, ये लो बशीर की तनख्वाह। मेरा नाम है चीमा, ये लो चीमा की तनख्वाह। ऐसे करेंगे कि पेमेंट करने से पहले कंफर्म करना चाहिए ऑथेंटिक पर्सन रिसीव कर रहा है कि नहीं, आइडेंटिटी कंफर्म करनी चाहिए। क्या ये अच्छा कंट्रोल है? आइडेंटिटी कंफर्म कैसे होती है? कोई ना कोई एम्प्लॉय कार्ड होता है। अच्छा हम जाके जिस दिन पेरोल डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, हम उस डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जाके बैठकर हम देख रहे हैं क्या देखने वाला कि पेमेंट करने से पहले सैलरी की वो आइडेंटिटी चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये ऑब्जर्वेशन है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कंट्रोल स्ट्रांग है, अगर नहीं कर रहा तो तो इंक्वायरी का मतलब क्या? पूछना। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? देखना। ज्यादा बेहतर क्या दोनों में? ऑब्जर्वेशन। लेकिन बहरहाल इसका भी कुछ प्लस माइनस है, इसका भी प्लस माइनस है, इसमें भी लिमिटेशन है कुछ, इसमें भी लिमिटेशन। जी जी शाबाश, ये बात मैंने बाद में बतानी थी, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा सर आपने ये जो लिमिटेशन बता रहे हैं ना, रिलायबिलिटी लिमिटेड एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेरे पास इसका इलाज है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा सर ऑब्जर्वेशन एट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए इफेक्टिव प्रोसीजर है, पिछले 11 महीने है। ये नहीं ऑब्जर्वेशन से पता चलता, लेकिन ये इंक्वायरी से पता चल सकता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, इंक्वायरी से पता चल सकता है। और अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट के बाद बताते तो आपको पता चलता कि ये प्रैक्टिकली हम इंक्वायरी से कम इंस्पेक्शन से ज्यादा चेक करते हैं कि पिछले 11 महीनों में क्या होता रहा है। अगर पिछले 11 महीनों में कैश वाउचर्स के ऊपर कलेक्शन करने वाले के अलहदा, रिकॉर्डिंग करने वाले के अलहदा साइन होते रहे हैं, इसका मतलब है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज थी। लेकिन अगर वाउचर के ऊपर एक ही बंदे के साइन है तो इसका मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि देखें, इसीलिए तो 7 प्रोसीजर इजाद हुए हैं, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर परफेक्ट नहीं है। हर प्रोसीजर में कोई ना कोई कमी है, तो उस कमी का दूर करने के लिए दूसरा प्रोसीजर। ये 7 प्रोसीजर ना हिस्ट्री में बड़ी रिसर्च के बाद ये सामने आए हैं प्रोसीजर, और ये वो प्रोसीजर है जो आपको हर सिचुएशन में हेल्प कर देते हैं, हर सिचुएशन में काम आ जाते हैं। दुनिया में कोई 8वां प्रोसीजर नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसी ऑडिट की सिचुएशन नहीं है, ऐसा केस नहीं है जो इन 7 प्रोसीजर से हल ना होता हो। हल इंक्वायरी क्लियर हो गया, ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया। चलिए इंस्पेक्शन से ऑनवर्ड हम चलते हैं कल, लेकिन फिलहाल एक चीज ध्यान में रख लें, इंस्पेक्शन 2 चीजों की होती है, एक डॉक्यूमेंट्स की और एक टेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल पता है किसको कहते हैं? जैसे गुडविल, गुडविल इनटेंजिबल है, जैसे एसी, जैसे फर्नीचर। तो इंस्पेक्शन किसकी होती है? डॉक्यूमेंट्स की भी, टेंजिबल एसेट्स की भी। इससे ऑनवर्ड हम आगे इंशाल्लाह कल चलेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम।